मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज आप लोगों के लिए हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो सभी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, नीट, जेई में एक क्वेश्चन उससे हमेशा बनता ही रहता है, हमेशा आता है, कोई ना कोई टाइप का क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है उससे। ठीक है ना। तो ये हम आज इस पर डिस्कस करेंगे, डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव, डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव। तो देखिए, और सब कुछ आप लोग पीछे लेक्चर में जब आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसको सीरियल से जब पढ़ेंगे, पढ़ाया जाए तो उसमें आपको मिलेगा। तो इसके पीछे बहुत कुछ टॉपिक हैं, लेकिन ये डुअल नेचर चैप्टर से है। तो इसमें आप लोगों को बता दें, इसमें ये बता दें डी ब्रॉगली के द्वारा क्या बताया गया। डी ब्रॉगली के द्वारा ये बताया गया कि कोई भी यदि मटेरियल पार्टिकल है, कोई मटेरियल पार्टिकल है और यदि वो मोशन पर है, यदि कोई पार्टिकल है वो मोशन पर है, मूविंग केस पर है, तो उस पार्टिकल से एसोसिएट एक वेव होती है। डी ब्रॉगली के द्वारा ये कहा गया कि यदि कोई पार्टिकल मोशन कंडीशन में है तो उस पार्टिकल से एसोसिएट एक वेव होती है, उस वेव को ही डी ब्रॉगली वेव कहा जाता है या मैटर वेव। लेकिन वो वेव दिखाई नहीं देती, डेली लाइफ में वो वेव दिखती नहीं है। न दिखने की वजह क्या होती है, उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। अब वेवलेंथ जब बहुत कम होती है इसलिए नहीं दिखती, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वेवलेंथ, दिखने वाली वेव जो होती है उसका वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम, इतनी, यानी 4 × 10⁻⁷ मीटर से 8 × 10⁻⁷ मीटर तक की वेव दिखती है। यदि किसी वेव का वेवलेंथ इतना है तो वो दिख जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा कम वाली वेव को नहीं देख सकते। और जो इन्होंने जिस वेव की बात किया है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, और बहुत कम होती है इसलिए वो दिखती नहीं है। ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा एक होता है एक्स रेज, क्या होता है, इसकी वो क्या कहते हैं, वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम होती है, मीन्स 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। और 10⁻⁻10 मीटर ये दिखती नहीं है। ये ना हो कि एक्सरे हम लोग देखें, वो फिल्म आए आप देखते हो कि कहाँ हड्डी सड्डी टूटी टाटी क्या है, लेकिन ये नहीं कि आप रेज को जाते हुए देखे होंगे, देखते नहीं हैं। ठीक है ना। तो जो इन्होंने डी ब्रॉगली ने जो एक जिस वेव की बात किया है उस वेव का वेवलेंथ बहुत कम होता है। अब वेवलेंथ बहुत कम होने की वजह से दिखती तो नहीं है, पर वेव होती है, जिस डिटेक्टर से पता चला हो जैसा भी। तो ठीक है ना। तो यानी आप क्या कहेंगे कि अ वेव टू बी एसोसिएटेड, अ वेव टू बी एसोसिएटेड विथ ईच मूविंग मटेरियल पार्टिकल विच इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव। अ वेव टू बी एसोसिएटेड विथ ईच मूविंग मटेरियल पार्टिकल विच इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव, and the wavelength of this wave is given by lambda equal to h/p। ये जो भी जिस वेव की उन्होंने बात किया है वो वेव होती है, उसका वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/p होता है। ठीक है ना। अब इस फार्मूला को हम डिराइव करेंगे, और इस फार्मूला को डिराइव करने के बाद उसमें कई कंडीशन बताएंगे। अब वो ऐसे कंडीशन से कम 7-8 फार्मूला बताएंगे जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यदि उन सब फार्मूलों को आप जानते हैं तो आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो ना बनेगा। बस शर्त ये है कि उसको लास्ट एंड तक देखना होगा, समझना होगा, हर केस को समझना पड़ेगा तब। ठीक है ना। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं।
a wave to be associated with each moving material, a wave to be associated with each moving material particle, which is called de Broglie wave or matter wave, and the wavelength of wave is given by lambda equal to h upon p, where h equal to 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second, प्लांक कांस्टेंट, अब पी क्या है, मोमेंटम, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है। A wave to be associated with each moving material particle, which is called de Broglie wave or matter wave, and the wavelength of wave is given by this lambda equal to h upon p, where h Planck constant जूल सेकेंड है, प्लांक कांस्टेंट इसको बोलते हैं, p मोमेंटम है, और यह लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। इसको हम प्रूव करेंगे, दिख रहा है इधर प्रूफ। तो इसके प्रूफ के लिए देखिए, प्रूफ के लिए ये आप लोगों को बता दें, पीछे आप सब कुछ पढ़ेंगे या जो आप पढ़ भी चुके होंगे शायद, वो ये है कि कोई फोटॉन है और उस फोटॉन क्या होता है, पीछे आप सब कुछ पढ़ेंगे। फोटॉन जो लाइट होता है एनर्जी के स्मॉल पैकेट फंडल के फॉर्म में चलता है ना। लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट और बंडल विच इज कॉल्ड फोटॉन। फोटॉन की एनर्जी जो होती है इतनी होती है ना। तो यहाँ पर हम एक फोटॉन के अकॉर्डेंस लेंगे, तो ये फोटॉन की एनर्जी इक्वल टू एचनी होता है, और आइंस्टीन के द्वारा एक फार्मूला बताया गया है मास एनर्जी इक्विवेलेंस, एक ऐसा फार्मूला जो जिससे मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आइंस्टीन के द्वारा वो फार्मूला बताया गया है इक्वल टू mc², एक फोटॉन की एनर्जी इक्वल टू h न्यू होता है। दोनों को इक्वेट करेंगे, उन दोनों के हेल्प से हम ये फार्मूला डिराइव करेंगे, और फार्मूला डिराइव करने के बाद बहुत सी कंडीशन बताएंगे, और वो बहुत सी कंडीशन ऐसी हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी दुनिया में किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन आएगा वो उन्हीं किन्हीं न किन्हीं फार्मूलों से बना रहेगा। तो प्रूफ में देखिए, वी नो एनर्जी ऑफ ए फोटॉन, वी नो एनर्जी ऑफ ए फोटॉन ई इक्वल टू h न्यू, इक्वेशन फर्स्ट, एंड बाई आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, बाई आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वल टू mc²। ये मास और एनर्जी में रिलेशन होता है इक्वल टू mc²। एक फोटॉन की एनर्जी इक्वल टू h न्यू, दोनों को हम इक्वल कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, mc² इक्वल टू h न्यू, तो m इक्वल टू h न्यू अपॉन c², तो m इक्वल टू h अपॉन c², और ये हो जाएगा c अपॉन लैम्डा, न्यू इक्वल टू होता है c अपॉन
लैम्डा, तनु की जगह ये इससे कैंसिल हो गया, तो m इक्वल टू एच अपान लैम्डा सी, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। क्या किया हमने, फोटॉन की एनर्जी इक्वल टू एच नहीं होता है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, दोनों को इक्वेट कर दिए, एम की वैल्यू आ गया। ठीक है, ये एम किसका है, मास फोटॉन का। हमने कहा ना किसी भी पार्टिकल की बात किया है तो हमने फोटॉन का लिया है, ठीक है ना। अब देखिए नाउ मोमेंटम ऑफ फोटॉन, मोमेंटम ऑफ फोटॉन P इक्वल टू m इंटू सी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दिख रहा है। तो P इक्वल टू m की वैल्यू h अपॉन लैम्डा सी इंटू सी, ये सी 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 कैंसिल, ये लैम्डा इधर आ गया, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, ये सी से सी कैंसिल हो गया, तो h अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा को इधर, तो h अपॉन p, ये रहा डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 रख देते हैं। ये क्या है, डी ब्रॉगली वेव है इक्वेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें ये जो हमने लाया है वो किसका लाया है, फोटॉन के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये किसी और पार्टिकल के लिए, फोटॉन तो स्पीड के लाइट की स्पीड से चलता है, लेकिन यदि और कोई पार्टिकल है वो किस स्पीड से चलेगा उसके अकॉर्डिंग लाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें हम कुछ स्पेशल केस बताते हैं, ठीक है। इतना हो गया ना। देखिए आपके सामने लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी मिल चुका है, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए कुछ कंडीशन लगाते हैं। केस फर्स्ट दिख रहा है यहाँ, केस फर्स्ट वो ये है, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving with velocity v, then p equal to mv. If a particle of mass m is moving with velocity v, then p equal to mv. Therefore lambda equal to h upon mv। एक ये फार्मूला बन गया, ठीक है। अब केस सेकेंड, केस सेकेंड में हम क्या लेते हैं, कोई ऐसा पार्टिकल लेते हैं जो m मास का है और उसकी काइनेटिक एनर्जी k है ना। इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज k, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो देखिए if a particle of mass m and its kinetic energy is k, then k इक्वल टू, आप लोग पढ़े होंगे हाफ एम वी स्क्वायर, सबको पता है, सब लोग 9th क्लास पढ़े हैं। फर्जी यदि पास नहीं है तो के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी के एनर्जी भी लिखा रहता है कहीं कहीं, इससे हम 2 को इधर ला देते हैं। तो देखिएगा 2k इक्वल टू एम वी स्क्वायर चलेगा, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, 2 को हमने इधर ला दिया एम वी स्क्वायर,
दोनों साइड में m का मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद रखना दोनों साइड में m का मल्टीप्लाई। तो ये 2m के इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर, 2m के इक्वल टू ये हो गया mv का इकट्ठा स्क्वायर। चलेगा? अरे हमको तो डायरेक्ट पता है कि क्या रिलेशन होता है, पर हम आप लोगों को मान कर चलते हैं शायद ना बनता हो, है ना। तो 2m के इक्वल m स्क्वायर, mv की जगह p लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर 2m के। दिख रहा है? दिख रहा है भी? तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 2m के रूट ऑफ। क्या किया हमने? यदि हमने कह दिया कि एक पार्टिकल है उसका मास m है, काइनेटिक एनर्जी उसकी k है, तो k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है, बचपन में पढ़े हो। 2 को हमने इधर कर दिया 2 के mv स्क्वायर, m का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया mv का इकट्ठा होल स्क्वायर लगा दिए, mv मोमेंटम p हो गया, स्क्वायर हटाए तो रूट m के 2m के। और इस p की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 5 में रख देंगे। देखो इस p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 5 वेव लेंथ लैम्डा इक्वल टू h अपान क्या हो जाएगा 2m के। यहाँ के काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। इसको भी कोई इक्वेशन रख दीजिए, इक्वेशन नंबर इसको हम रखे दे रहे हैं 7। कहेंगे वेवलेंथ का फार्मूला ये है कि ये है, अरे वेवलेंथ का फार्मूला ये भी है, फोटॉन के लिए किसी पार्टिकल के लिए ये है। और यदि हमको काइनेटिक एनर्जी पता है तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ये फार्मूला, ठीक है। अब हम केस 3 लगाते हैं। इफ ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q is accelerate in a potential difference v, if a charge particle of charge q is accelerate in a potential difference v, then k इक्वल टू क्यू भी होता है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चैप्टर में पढ़ाया जाता है। तो k इक्वल टू क्यू भी, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 7, इस 7 में k की जगह ये लिख लेते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू h अपान 2m क्यू भी हो गया। ये चार्ज के टर्म में ये हो गया। अब देखो ये जो चार्ज पार्टिकल लिया है हमने, पता नहीं कौन सा पार्टिकल है, पता नहीं कौन सा पार्टिकल हमने लिया है, पर उसका यदि चार्ज हमको पता रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस पता रहेगा, उसका मास पता रहेगा, तो उसका उस पार्टिकल से एसोसिएट वेव हम का वेवलेंथ ला सकते हैं। अब हम यहाँ कुछ और करने वाले हैं, वो ये कि जो चार्ज पार्टिकल हमने लिया है, यदि हम स्पेशली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लें, क्या ले लें, इफ ए इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इज एक्सेलरेट इन ए रीजन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई लिख दिया जाएगा। तो वही फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर q के बदले ई हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अभी दिख रहा है, लिख दे नीचे। केस 4 में देखिए, इफ एन इलेक्ट्रॉन if an electron is accelerate in a region of potential difference, if an electron is accelerate in a region of potential difference v volt, then wavelength
ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपान रूट ऑफ 2m EV। ये फार्मूला बन गया, ये इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, दिख रहा ना। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड इन रीजन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट, देन वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो q है वहाँ पर लिख दिया जाएगा e। अब बात को समझो, यहाँ पर जो q लिखा है वो चार्ज है किसका, किसी पार्टिकल का। m क्या है, मास किसका, किसी पार्टिकल का। लेकिन यहाँ पर m क्या है, मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का। e क्या है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। यानी ये फार्मूला स्पेशली किसके लिए बना है, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब आप लोगों को बता दें, इनमें से H की वैल्यू आप जानते हैं। यदि ये इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन के लिए मास भी जानते हो, चार्ज भी जानते हो, तो इसको इलेक्ट्रॉन के लिए हम कुछ और भी आगे हल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए यदि इसको हम सॉल्व करना चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, देखना। इक्वेशन नंबर 7 को देखना पहले, यानी 8 को। यहाँ पर ये आप जानते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मैग्नीट्यूड में, m इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। h की वैल्यू जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इन सब की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दे 8 नंबर में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 8 क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 e 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये भी लैम्डा, ये इसको सॉल्व करते हैं 19 ये 31 50 हो जाएगा। देखना 6.6 इंटू 10⁻31 इसका 18.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻50 इंटू भी ये रहा -50 का 10⁻50 का स्क्वायर रूट क्या होगा 25। 6.6 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻25 अपॉन 18.2 इंटू 1.6 रूट भी, ये रहा। ठीक है, अब देखो तो आप सॉल्व करोगे इतने को जब सॉल्व करोगे तो जो आने वाला है वो क्या आएगा 1.227। ये 31 में तो ये 10⁻⁹ और ये क्या किया हमने, देखो इसका इंटू करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, डिवाइड करेंगे, वो इतना आएगा। कर लेना, छोटी क्लास वालों से किसी से पूछ लेना, हेल्प ले लेना, नहीं कर पाओगे तो। 31 में 25 माइनस करेंगे, ये सॉरी यहाँ पर 34 न था, 34 है ना, और 34 में 25 माइनस करेंगे तो कितना आया ये। अब यहाँ पर ये इसको हम चाहें तो एक इस पॉइंट को यहाँ भेज दें, देखना क्या करने वाले हैं। इस पॉइंट को यहाँ भेज दें तो 12.27 इंटू 10⁻⁻10 ये रूट ऑफ भी। ठीक है, अब बताओ लैम्डा है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ का SI सिस्टम में मीटर होगा। ये क्या होगा, यहाँ पर आंसर किस में आएगा, मीटर में। लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 12.27 अपॉन रूट ऑफ भी एंगस्ट्रॉम। क्यों, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। इस वजह से यहाँ चाहते तो इसको नैनोमीटर में लिख सकते थे, यहाँ पर चाहते तो 1.227 अपॉन रूट ऑफ भी नैनोमीटर, ये भी चल सकता है।
ठीक है ना। ये नैनोमीटर में लिख देते, हमने एंगस्ट्रॉम में कर दिया, ठीक है ना। आप बताओ, अभी देखिए, अभी कुछ हम और भी कहना चाहते हैं। अभी नीचे दिख रहा है क्या? अब देखो, यह लैम्डा इक्वल टू, ये आप लोगों को बता दें, ये किस में है? रूट में है, और ये 12.27 है। आप लोगों को बता दें, ये 12.27 जो है वो अप्रॉक्स 150 का स्क्वायर रूट है। किसका रूट है ये? 150 का। इसको हम लिख सकते हैं 150 अपान ये एंगस्ट्रॉम, ये रहा ये, ठीक है। अब देखो, ये 12.27 150 का स्क्वायर रूट है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। नहीं करेंगे ये भी ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, इससे क्या कन्फर्म हुआ? एक बार किसी क्वेश्चन में पेपर में आया था कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन है 150 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट हो रहा है, क्या 150 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट हो रहा है, तो उससे एसोसिएट वेव की वेवलेंथ कितनी होगी? तो सीधे भी की वैल्यू 150 रख दो, और 150 से 150 कैंसिल हुआ, 1 एंगस्ट्रॉम आंसर। और जिसको ये फार्मूला नहीं पता है, तो वो बड़े वाले फार्मूला में, कौन से फार्मूला में? ये वाले में, h/√2mE_v, ये इसमें रखेगा, हैं। मान लीजिए हमने ये कहा कि ये फार्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए ये फार्मूला है। देखो, समझो आप लोग, मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट इस फार्मूला को जानता है, दूसरा स्टूडेंट मान लीजिए इस फार्मूला को जानता है। अब बताओ, यदि ये परीक्षा में आ गया कि 150 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वेवलेंथ कितनी होगी? जिसके पास ये फार्मूला भर पता है, जिसको ये फार्मूला पता है, वो m की वैल्यू, e की वैल्यू, v की वैल्यू रख करके इंटू करेगा, इंटू करके स्क्वायर रूट करेगा, स्क्वायर रूट करने के बाद उसको डिवाइड करेगा, तब 1-2 दिन में आंसर आएगा। और यदि ये किसी से ये बनता है ये फार्मूला, तो उसमें सीधे v की वैल्यू 150 रखेगा, और 1 से 1 डिवाइड करके, यानी इससे डिवाइड कर 1 एंगस्ट्रॉम आंसर। बहुत खुशी से, 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये है इस फार्मूला का कमाल। यदि आप इस फार्मूला को जानते हैं तो आप क्या कर सकते हो, और यदि इस फार्मूला को नहीं जानते, इसी भर को जानते हो, तो क्या कर सकते हो? कितने दिन में उसका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए, पर ये फार्मूला केवल किसके लिए बना है? इलेक्ट्रॉन के लिए। ये फार्मूला जो 150/v आया है, वो हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास को रख के सॉल्व किया है। यानी ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए काम करेगा, किसी और पार्टिकल के लिए लेना होगा तब तो यही करना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई कहे कि सर प्रोटॉन के लिए सॉल्व करके बता दीजिए, तो आप प्रोटॉन का मास और चार्ज रख लीजिए, तो प्रोटॉन के लिए यही फार्मूला बन जाएगा। किसी और पार्टिकल के लिए भी बना सकते हो, ताकि आपका टाइम एग्जाम में बच सके, ठीक है ना। तो ये तो अब एक फार्मूला हम और लास्ट में बताने जा रहे हैं, वो ये है कि यदि कोई न्यूट्रॉन है और वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पर उसकी काइनेटिक एनर्जी K = 3/2 kT है ना, तो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के टर्म में उसका फार्मूला क्या होगा? तो हम केस नंबर 5 भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, केस 5, इफ ए न्यूट्रॉन ऑफ absolute, if a neutron of absolute temperature T and if a neutron of absolute temperature T and its K = 3/2 kT. If a neutron of absolute temperature T and its kinetic energy K = 3/2 kT, where K is Boltzmann constant,
इफ ए न्यूट्रॉन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू 3/2kT वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, देन wavelength of wave with टू एम के जगह पर 3/2kT, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो लैम्डा इक्वल टू h/3m/kT। ध्यान दीजिएगा यहाँ स्मॉल के है जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो एक फार्मूला ये भी हो गया, ठीक है ना। तो ये अब तो इसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा, फाइनल देखिए ऑल ओवर कुल मिला के आपने देखा, इसका हेडलाइन इधर दिख जाएगा, इतना इस साइड में आपने क्या देखा, देखिए लैम्डा इक्वल टू h/p पढ़ा, लैम्डा इक्वल टू h/m भी पढ़ा, लैम्डा इक्वल टू h/√2m पढ़ा, लैम्डा इक्वल टू h/√2m³ भी पढ़ा, लैम्डा इक्वल टू h/2m भी पढ़ा, लैम्डा इक्वल टू 12.27 भी एंगस्ट्रॉम पढ़ा, और आपने 150 भी एंगस्ट्रॉम ये भी पढ़ा, और लैम्डा इक्वल टू h/3m/kT ये पढ़ा। अब बताओ, ये सब के सब डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए फार्मूला हैं, ये सब के सब डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए फार्मूला हैं, और ये सब अपनी अपनी जगह पर काम आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन किसी भी फार्मूला से किया जा सकता है। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आप अगले लेक्चर में और देख सकोगे, है ना। तो उसमें आपको जब प्रोवाइड कराया जाएगा तो लिख दिया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल फिलहाल आप इतना तैयार के रहेंगे। इसमें से देखिए इस फार्मूला पर हम फोकस करते हैं। यहाँ से देखो, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, इन सब की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। याद रखिएगा ये के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ये के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। सब लोग ध्यान दो, बाद में ऐसा ना हो कि सर नहीं जान पाए क्या बोल दिए थे। ये के काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये स्मॉल के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। यदि एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इन सब का के क्या है, सेम। के का सब का क्या है, सेम। अब कह दिया जाए, सुन रहे हो ना सब लोग, एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, 3 ठो पार्टिकल हैं, और उन सब का काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। तो किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, किसका वेवलेंथ कम होगा। तो व्हेन के आर सेम देन लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/√m। और आपको पता है कि m न्यूट्रॉन बड़ा होता है m प्रोटॉन से, और m प्रोटॉन बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन से। देयरफॉर वेवलेंथ n छोटा, वेवलेंथ प्रोटॉन, और ये वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, और जब मास सबसे कम होता है तो वेवलेंथ उसका सबसे ज़्यादा होगा। इस टाइप से कोई क्वेश्चन कर दिया जाएगा, ध्यान देना। समझ रहे हैं जो हम कह दिए यहाँ पर? ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ पर एडवर्टाइज जैसे दे रहे हो, आप लोग यहाँ पर सत्यनारायण व्रत कथा सुन रहे हो बस, ठीक। ये हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, हम ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर व्हेन के आर सेम देन, जब के सेम रहेगा तो लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/m होगा, और जिसका m ज़्यादा होगा, यानी m ज़्यादा तो लैम्डा कम, सीधी सी बात, m ज़्यादा तो लैम्डा कम। तो न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा होता है इन तीनों में, इन तीनों की बात कर रहे हैं। अभी अल्फा पार्टिकल ले ले तो अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो जब आपको कंपेयर के लिए कहेगा तो उसमें जब मालूम रहेगा तभी बता पाओगे, ठीक है। अब कोई कहते सर हम यही नहीं जानते हैं कि
न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है कि प्रोटॉन का होता है ये। अब जब यही नहीं जानते तो बैठे रहो खुरपी लेकर स्टेडियम को खोदने के लिए। बुलडोजर की जहाँ ज़रूरत है तो खुरपी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो आज इतना ही। आगे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ एक लेक्चर इसमें और देख सकोगे। ठीक है ना। थैंक यू। जय हिंद।